हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश की कृषि के संबंध में हमने पहले भी एक लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है और वहां पर कई बिंदुओं के बारे में हमने बात कर ली थी। जैसे मैं बात करूं कि जो कृषि के प्रकार हैं, कृषि का विभाजन है, साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि और प्रमुख उत्पादक जिलों के बारे में, और साथ ही हमने मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के बारे में भी बात वहां पर कर ली थी। अब जो बचे हुए बिंदु हैं उनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। जैसे इसके बाद हमारा जो पहला बिंदु है वो है मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, उन्हीं में से हमारा इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के बारे में, जिसको कि क्रॉप जोन कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये जो टॉपिक है ये मेंस की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे मैं बात करूं फसल क्षेत्र की या मैं बात करूं कृषि जलवायु प्रदेशों की, तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, जो ये दो टॉपिक हैं, ये मेंस की परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं पहले फसल क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस पर बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे दिमाग में ये एक प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश को ये जो पांच क्षेत्र आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, तो 5 क्षेत्रों में हमने फसल क्षेत्रों को क्यों विभाजित किया। ठीक है, तो यहां पर पहली बात ये कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि आपने पढ़ा है कि हमने मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से हमने इसे 3 भागों में बांटा। ठीक है, और फिर 3 भागों के अंतर्गत हम 7 भागों में पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इसके बाद हम सतपुड़ा क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मध्य भारत क्षेत्र को फिर हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आप पाएंगे कि प्रत्येक जो भौगोलिक विभाजन है, जो भौगोलिक भाग है, उसकी अपनी जलवायु है, उसका अपना वर्षा है, अपनी मिट्टियां हैं, ठीक है, अपनी वनस्पतियां हैं। कहने का मतलब कि इन्हीं आधारों पर हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया। जैसे आपने देखा होगा कि ये है आपका मध्य प्रदेश का मैप। तो मध्य प्रदेश के इस पूर्वी भाग में आपने वर्षा की मात्रा की अधिकता देखी होगी कि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है, लगभग समथिंग 150 के आसपास सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में क्या है, वर्षा की कम मात्रा देखने मिलती है। तो यहाँ लगभग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जबकि पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक मिलती है। यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी का संकेंद्रण मिलता है हमें मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, जो कि कम उपजाऊ होती है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में आपको काली मिट्टी मिलेगी जो कि उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर वनस्पति का संकेंद्रण अधिक मिलता है, मतलब कि जो वन मिलते हैं हमें वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक मिलते हैं, जबकि पश्चिमी भाग में वनों की सघनता कम मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में हमें वनों की सघनता अधिक मिलती है, जबकि उत्तरी भाग में वन हमें विरल मिलते हैं। ठीक है, कम मिलते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, जबकि दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है हमें, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी भी देखने मिलेगी, लाल पीली मिट्टी भी देखने मिलेगी। ठीक है, तो इन सब आधारों पर हमने उस मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पढ़ा था। तो उसी आधार पर हमने मध्य प्रदेश को भी कृषि क्षेत्रों में या फसल क्षेत्रों में हमने विभाजित कर दिया। अब उन फसल क्षेत्रों के नाम क्या क्या है, तो वो नाम आपको उस क्षेत्र विशेष की में बोई जाने वाली फसलों के आधार पर हमने उसका नामकरण कर दिया। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो ये जो विभाजन किया गया है, ये मध्य प्रदेश की किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से 5 फसल क्षेत्रों में 5 क्रॉप जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको।
आधार क्या है? आधार मैंने आपको बता दिया कि वर्षा की असमानता या वितरण में असमानता या विट्टियों में विभिन्नता के आधार पर, ठीक है, या जलवायु की विभिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को इन 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद या रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ नाम याद रखना है। नाम याद भी हो जाएंगे अगर आपको उस पर्टिकुलर भाग की विशेषता पता होगी, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका कौन सा फसल क्षेत्र है? धान क्षेत्र है, ठीक है। अभी हम नाम देख लेते हैं, इसके बाद हम मैप में बात करेंगे। फिर दूसरा है आपका गेहूं क्षेत्र है, तीसरा है आपका धान और गेहूं क्षेत्र, ठीक है। फिर चौथा है आपका ज्वार और गेहूं क्षेत्र, और पांचवा है आपका कपास और ज्वार क्षेत्र, ठीक है। ये 5 हो गए आपके। इन्हीं 5 फसल क्षेत्रों में हमने मध्य प्रदेश को बांटा है। हमने नहीं, किसने बांटा है? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने, जिसका पहले क्या नाम था? कृषि विभाग था। अब उसका नवीनतम नाम क्या हो गया है? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, ठीक है। तो आइए अब मैं इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, ये जो 5 क्षेत्र है मैप में, ठीक है। तो ज्यादा स्पष्ट तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो पहला जो क्षेत्र है हमारा, पहला है आपका धान क्षेत्र। तो धान क्षेत्र देखिए कहां पर है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। तो धान की विशेषता क्या है? धान मतलब कि चावल। चावल की फसल को लीजिए, आपको पता है कि ये एक खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ की के दिनों में बोई जाती है, मतलब कि मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है। हमने बात करी थी जब हमने कृषि के विभाजन को पढ़ा था, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, मौसम व ऋतुओं के आधार पर कृषि को हमने 3 भागों में पढ़ा था, खरीफ, रबी और जायद की फसलों के बारे में, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा बहुत समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो धान के बारे में प्रमुख आपको पता है कि धान की उपज के लिए जो है वर्षा की मात्रा की अधिकतम जरूरत होती है, कि अधिक पानी लगती है इस धान की फसल को। आपने देखा भी होगा कि जब धान की पहले खेत, इसको सीधे बोया नहीं जाता है, इसको रोपा जाता है, ठीक है। तो पहले तो खेत में पानी भर करके धान उसमें को उपजाया जाता है, फिर जो जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तो उनको जो है तो खेत में रोप दिया जाता है और उससे फिर वो उपज पैदा होती है। तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान की फसल के लिए। तो अधिक पानी कहां कहां पर होता है? हमने देखा कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी भाग में जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए धान की जो संकेंद्रण है, धान सर्वाधिक कहां पर उपज की जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए लाल पीली व दोमट मिट्टी का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपने देखेंगे कि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी भी है और साथ में यहाँ पर वर्षा की मात्रा की अधिकता भी मिलती है हमें। इसलिए जो है आपके सीधी सिंगरौली हो, उमरिया हो, शहडोल हो, डिंडोरी हो, मंडला हो, बालाघाट हो, बालाघाट में सर्वाधिक चावल की उपज होती है धान की, ठीक है। तो ये जो जिले हैं, इन जिलों में या कहीं मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में जो है धान की फसल बोई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र का नामकरण हमने कर दिया धान क्षेत्र, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धान की खेती होती है, रबी व खरीफ व जायद की फसलों के अनुसार यहाँ पर और भी चीजें, सभी लगभग फसलों की बुवाई की जाती है, जैसे कि चना हो गया आपका, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, सभी मिलेंगी। लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? धान क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरी की बात करें, दूसरा है आपका गेहूं क्षेत्र। तो गेहूं क्षेत्र को देखेंगे, ये है दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा गेहूं क्षेत्र, इसको मैंने मध्य में रखा है, ठीक है। उसका रीजन है क्यों? क्योंकि जब आपको पता है यहाँ पे धान क्षेत्र है, यहाँ पे गेहूं क्षेत्र है, तो इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो धान प्लस गेहूं क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब गेहूं की विशेषता क्या है? इसको अपने मध्य में ही क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है कि गेहूं जो है तो एक रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल होने के लिए इसको वर्षा की मात्रा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं बात करूं, सिर्फ लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए। रबी की फसल होने के लिए बुआई के समय का जो तापमान है वो लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जबकि कटाई के समय इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि रबी की फसल है। बुआई कब होती है? लगभग अक्टूबर नवंबर में, जब तापमान कम होता है, और कटाई कब होती है? लगभग मार्च में, जब तापमान थोड़ा सा
उच्च होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये मध्य भाग में क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लगभग आपको काली मिट्टी मिलती है, साथ में फिर यहाँ से आपका जो है तो लाल मिश्रित मिट्टियों का क्रम चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो दशाएं उसको गेहूं के लिए यही विद्यमान पाई जाती हैं, यहीं पर पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो होशंगाबाद का क्षेत्र हो गया, जो सीहोर का क्षेत्र है, जो देवास, जो सीहोर है, होशंगाबाद है, वो आपको यहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र को हमने नाम क्या दे दिया? गेहूं क्षेत्र, ठीक है। तो सीहोर जिले का जो सरबती गेहूं है वो अपनी स्वाद की दृष्टिकोण से विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। सरबती गेहूं सीहोर जिले का। तो दूसरा क्षेत्र हो गया आपका गेहूं क्षेत्र। अब तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, धान और गेहूं क्षेत्र। तो इन गेहूं क्षेत्र ये है आपका, धान क्षेत्र ये है, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र है आपका? धान और गेहूं क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब धान और गेहूं इन दोनों की विशेषताएं हैं यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पे वर्षा कम था, यहाँ पे वर्षा कम है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना तो अधिक वर्षा ना ही कम वर्षा, कह सकते हो आप कि लगभग 75 सेंटीमीटर से लेकर के और 150 सेंटीमीटर के मध्य का जो क्षेत्र है वो धान और गेहूं क्षेत्र हो गया। कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप यहाँ पर जो है तो छतरपुर को, सागर को, नरसिंहपुर, जबलपुर इत्यादि जिलों को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है आपका धान और गेहूं, साथ में अन्य फसलें भी उपज की जाती हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें हम, आपका है ज्वार और गेहूं क्षेत्र। तो ज्वार और ये गेहूं क्षेत्र है आपका। आपको पता है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, साथ में मिट्टी यहाँ पर कौन सी है? दोमट मिट्टी है, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होने के कारण, चूंकि ज्वार और जो मक्का है वो ऐसी फसलें हैं जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देती हैं। मैं कहने का मतलब कि ये ऐसी फसलें हैं जो कम वर्षा के कारण भी अधिक उपज दे सकती हैं, ठीक है। इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार, जो ये मोटे अनाज होते हैं, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, रागी हो, इनको ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज दे देती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण इसको हमने नाम दिया ज्वार क्षेत्र। साथ में आपको पता होगा कि ऐसा नहीं कि गेहूं के लिए वर्षा की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि काफी सारे सिंचाई साधन उपलब्ध है। आपको पता है यहाँ से चंबल नदी भी निकलती है, फिर हमने एक चंबल नहर ने भी निकाला था, बेतवा नहर से भी यहाँ पर हमने नहर निकाली थी, ठीक है। तो ये सिंचाई सुविधा भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। साथ ही साथ यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का संकेंद्रण मिलता है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो इसलिए यहाँ पर गेहूं का भी उपज की जाती है। कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाएंगे यहाँ पर? तो आपका हो जाएगा श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया हो जाएगा, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है। तो शिवपुरी है, इन जिलों को आप शामिल कर सकते हैं किन क्षेत्रों में? ज्वार और गेहूं के क्षेत्र में, ठीक है। विशेषताएं मैंने आपको बताई ज्वार की भी, आपको मैंने बताई गेहूं की भी। अब बात करते हैं हम अपना, हमारा जो पांचवा फसल क्षेत्र है वो है कपास और ज्वार क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपास और ज्वार को शामिल क्यों किया? फिर आप जाइए उन्हीं आधारों पर। ज्वार को इसलिए क्योंकि ये कम वर्षा का क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। यहाँ पर वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है, यहां से लेकर और इस क्षेत्र तक। तो इसलिए ये जो क्षेत्र हो गया ये ज्वार के लिए अधिक उपयोगी हो गया। जबकि यहाँ की जो मिट्टी है इस पश्चिमी भूभाग की, वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। अब आपको पता है कि इसी काली मिट्टी पर सर्वाधिक जो उपज की जाने वाली फसल, वैसे ये फसल तो वैसे ये वाणिज्यिक फसल आप कह सकते हैं, वो कपास है, ठीक है। तो काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास की फसल के लिए, ठीक है। जबकि कम वर्षा के लिए आपका ज्वार क्षेत्र हो गया। तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी भूभाग को हमने किस फसल क्षेत्र का नाम दे दिया? कपास और ज्वार। आपको पता है कि कपास जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खंडवा और खरगोन जिलों में होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हमने ये मध्य प्रदेश को 5 कृषि या 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। जब कभी भी अब ये क्वेश्चन पूछता है, अगर अभी आगामी मुख्य परीक्षा में, तो 100 शब्दों में होगा, तो आपको ये 5 फसल क्षेत्रों के नाम लिखने होंगे, वो आधार भी बताने होंगे कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश को जलवायु की विभिन्नता के आधार पर, या वर्षा की मात्रा की विभिन्नता के आधार पर, या पाई जाने वाली मिट्टियों की विभिन्नता के आधार पर 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं?
तो वो नाम आप लिख देना है और फिर थोड़ा बहुत उनको डिस्क्राइब कर देना है कि कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा, आप इसको बांट सकते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और आपको देखना है कि मैंने यहाँ पर ज्वार और कपास क्षेत्र बताया कि ये 4 नंबर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में। एक 4 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये जो क्षेत्र है ये लगभग बैतूल और ये छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्रों पर भी लगभग सेम दशाएं पाई जाती हैं जैसी आपकी ज्वार और गेहूं क्षेत्र में मिलती है। जैसे जो दशाएं आपको उत्तरी क्षेत्र में मिलेंगी वो शेष इन 2 जिलों में भी प्राप्त होती हैं, ठीक है, बैतूल और छिंदवाड़ा के क्षेत्रों में। इसलिए इस क्षेत्र को भी जो है ज्वार और गेहूं का क्षेत्र कहा जाता है तो 4-5 ही विभाजन, ठीक है, लेकिन जो 4 क्षेत्र यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, ज्वार और गेहूं क्षेत्र। तो ठीक है, इस प्रकार से ये 5 फसल क्षेत्र हो गए आपके। आपको मेंस की दृष्टिकोण से इसको तैयार करके रखना है बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है 2 ही मुख्य क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एक है ये फसल क्षेत्र और दूसरा है कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश। चलिए, तो अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो था प्रमुख फसल क्षेत्र के बारे में, जो कि 5 भागों में हमने बांटा था संपूर्ण मध्य प्रदेश को। और ये जो क्वेश्चन है कृषि जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से 11 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। आधार वही होंगे कि क्यों बांटा हमने, तो वही है कि जलवायु की भिन्नता के आधार पर। जलवायु मतलब कि आपका जैसे कि वर्षा की मात्रा हो गया, मिट्टी के प्रकार हो गए और वर्षा की मात्रा हो गया, तो तापमान की में भिन्नता हो गया। तो इन आधारों पर जो है तो जलवायु का निर्धारण होता है और इन्हीं आधारों पर हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट के रखा है। अगर इनकी मैं बात करूं तो जो कि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश का मैप को हम 11 भागों में बांट करके पढ़ना है, कितना टफ काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप चूंकि अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़े आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा और क्यों, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं कि सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैंने लिखे हैं चर्चा के बिंदु कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी प्रदेश के बारे में अगर आपको बताना है तो आप किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है कि उस पर्टिकुलर प्रदेश की अवस्थिति। जैसे मैं बात करूं कि झाबुआ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, अगर इसकी अवस्थिति के बारे में पूछा जाएगा या बताना होगा तो आप क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं कि झाबुआ का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के संपूर्ण दक्षिणी भाग के, या कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है ये झाबुआ की पहाड़ी। इसके बाद मिट्टी, तो आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अगर आपने मिट्टी के लेक्चर को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सी मिट्टी होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर संपूर्ण मालवा के पठार में या संपूर्ण मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आपको काली मिट्टी देखने मिलती है। लेकिन हमने काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा था। एक था आपका साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी आपको? छिछली काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा में भी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा न्यून होती है, मतलब 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ठीक है। इसके बाद प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों में यहाँ पर आपको अभी जो हमने पढ़ा था फसल क्षेत्रों के बारे में, कि हमने मध्य प्रदेश को 5 फसल क्षेत्रों के बारे में हम बांटकर पढ़ते हैं। पहला था आपका धान, दूसरा हमने पढ़ा था गेहूं, तीसरा पढ़ा था हमने धान और गेहूं, चौथा पढ़ा था हमने ज्वार और गेहूं क्षेत्र, और 5वां पढ़ा था हमने ज्वार और कपास क्षेत्र। तो यहाँ पर भी आपको ये संपूर्ण जो 11 भाग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी जो प्रमुख फसल होगी वो इन्हीं 5 फसल क्षेत्रों के आधार पर हमने इनको भी बांट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मोस्टली दिखेगा, हमने अभी जो क्षेत्र देखे थे 5 फसल क्षेत्र, उन फसल क्षेत्रों में हमने संपूर्ण पश्चिमी भाग को किस प्रकार की फसलों में बांट रखा था? कपास और ज्वार। तो इस क्षेत्र की भी प्रमुख फसल क्या होगी? कपास और ज्वार होगी, लेकिन गौण रूप से अन्य फसलें भी यहाँ पर उपजाई जाती हैं। अगर मैं जिलों की बात करूं तो झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर जो जिले होंगे वो आपका झाबुआ होगा, आपका साथ में अलीराजपुर को शामिल कर लेंगे, और बड़वानी का जो जिला है वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो ये तो बात थी एक प्रदेश की
इसी प्रकार से आपको संपूर्ण प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, तो आइए अब मैं बात करें इस जो 11 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इनके नामों को लेकर के कोई यहाँ पर असमंजस की स्थिति ना पैदा हो। क्योंकि आपको पता है कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये झाबुआ का नाम मैंने दिया, और झाबुआ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पर हम सतपुड़ा का पूरा पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप झाबुआ और जो अलीराजपुर है, जो बड़वानी के क्षेत्र को मिलाकर के यहाँ पे झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र निर्मित हुआ। इसके बाद आए तो निमाड़, निमाड़ का मैदानी क्षेत्र पड़ता है। निमाड़ आपको पता है, हम पश्चिमी निमाड़ पूर्वी निमाड़ को पढ़ते हैं, मतलब जो खंडवा है वो आपका पूर्वी निमाड़ है, और जो खरगोन है वो आपका पश्चिमी निमाड़ है। तो खंडवा और खरगोन जिलों को मिला करके, और साथ में आपका जो बुरहानपुर का जिला है, ठीक है, तो उन जिलों को मिलाकर के एक क्षेत्र बन गया, वो कौन सा हो गया, निमाड़ का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आए सतपुड़ा का पठारी क्षेत्र, और यहाँ पे लिखा हुआ है सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों में जो कि जलवायु की भिन्नता मिलती है हमें। ये जो भाग है पहाड़ी भाग, पहाड़ी भाग इस पठारी भाग की तुलना में अधिक ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। ये वो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर आपकी सर्वोच्च महाद्वीप श्रेणी मिलती है, या कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर है आपका, वो इसी पहाड़ी क्षेत्र पर प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी तुलना में कम है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको गेहूं और ज्वार मिलेगा, जबकि इस पहाड़ी क्षेत्र में आपको धान और गेहूं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर आपका सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। अब चूंकि ये जो बॉर्डर मिलती है हमारे मध्य प्रदेश के बाद, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ स्टेट चालू हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान होने के साथ साथ यहाँ पर आपका ये जो हिस्सा है, ये भी आपकी छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल किया जाता है। और ये जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका बालाघाट जिला शामिल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख फसल थी वो हमने भी पढ़ा था कि जो फसल क्षेत्रों में, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आपकी धान की फसल प्रमुख रूप से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा की अधिकता होती है, साथ ही साथ यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में आपको लाल और पीली मिट्टी देखने मिलती है। ठीक है, तो इस मैदानी भाग में भी आपकी धान की प्रमुख फसल होगी। जिला होगा तो बालाघाट, अवस्थिति आप बता सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, इसके बाद आइए छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये भी आपका पूर्वी क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश के। कौन कौन से जिले शामिल होंगे? तो यहाँ पर आपका सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, उमरिया है आपका, शहडोल जिला है, संभवतः इन्हीं जिलों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख फसल तो मैंने बात की, यहाँ पर धान है। वर्षा की मात्रा, यहाँ पर भी वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मिट्टी कौन सी है? तो मिट्टी यहाँ पर भी आपकी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का नाम क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मध्य से एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है। ठीक है, इसी का पूर्वी विस्तार है आपका कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो इसी श्रेणी के नाम पर हमने यहाँ पर लिख दिया कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र। कौन कौन से जिले शामिल होंगे यहाँ पर? तो संभवतः आपका जो है तो पन्ना होगा, सतना होगा, रीवा का क्षेत्र, कटनी का जो क्षेत्र है वो आपका कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और कौन सा प्रमुख फसल होगी? तो धान और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल होगी। क्योंकि अभी हमने जो फसल क्षेत्र बांटा है, आप इसको 11 भागों में ना देखें, आप सिर्फ अगर मैं फसल की बात करूं, किस पर्टिकुलर प्रदेश, जलवायु प्रदेश में कौन सी फसल प्रमुख रूप से उपजाई जाती है, तो आप इस 11 भाग को 5 फसल क्षेत्र जो अभी हमने क्वेश्चन किया उस पर आप बांट करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या बांटा था, एक बार मैं रिव्यू करवा दूं कि ये संपूर्ण जो आपका पूर्वी क्षेत्र है वो धान का क्षेत्र था, फिर संपूर्ण मध्य क्षेत्र जो था वो गेहूं का क्षेत्र था, और गेहूं और धान के मध्य में संपूर्ण जो क्षेत्र था वो आपका धान और गेहूं का क्षेत्र था। ठीक है, फिर उत्तर में था आपका गेहूं और ज्वार। तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो ग्रिड प्रदेश या मध्य भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कौन सी फसल है प्रमुख रूप से? गेहूं और ज्वार। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो बैतूल और जो छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र था वहां पर भी गेहूं और ज्वार ही था। तो यहाँ पर भी देखें जो सतपुड़ा का पठारी क्षेत्र है वहां पर गेहूं और ज्वार ही है। ठीक है, फिर हमने देखा था संपूर्ण पश्चिमी भाग में कपास और ज्वार प्रमुख फसल थी। तो यहाँ पर भी जो संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में जो आपका मालवा का पठारी क्षेत्र है, निमाड़ का मैदान है, झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कौन सी फसल है? यहाँ पर भी ज्वार और कपास ही है। तो फसलें तो वही है, बस आपको
ध्यान में रखना है कि किस भाग में है और उस किस भाग में होने के कारण वहां की प्रमुख फसल क्या होगी। ठीक है, फिर अन्य फसलें तो बहुत सारी हैं। इसके बाद बात करें, हमने बात की थी बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रमुख फसल गेहूं और जौ है, अवस्थिति भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, तो मिट्टी आपको यहाँ पे मिश्रित भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, प्रमुख फसल गेहूं ज्वार हो गई। जिले आप बता सकते हैं कि यहाँ पर टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़ के साथ साथ आपको छतरपुर हो गया, शिवपुरी का कुछ हिस्सा हो गया, दतिया जिले का कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद ग्रिड प्रदेश या मध्य भारत का क्षेत्र, जिले आपका भिंड मुरैना श्योपुर हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, शिवपुरी गुना का कुछ क्षेत्र हो जाएगा। प्रमुख फसल यहाँ पर भी गेहूं और ज्वार है। मिट्टी आपको पता है कि यहाँ पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको हर प्रदेश के बारे में चर्चा करनी है और कुछ नहीं है ऐसा मुश्किल काम। ठीक है, फिर ये विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, एक ये जो आपको पता है कि मध्य से निकलता है विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, तो हमने इसको इस भाग को नाम दे दिया क्योंकि इसी भाग के नीचे जो है आपको नाम दिया गया है मध्य नर्मदा क्षेत्र। तो आपको पता है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र घाटी में आपकी नर्मदा नदी। तो ये जो नीचे का भाग है ये सतपुड़ा का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, ऊपर का जो हिस्सा है वो विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य का क्षेत्र का नाम हमने दे दिया मध्य नर्मदा क्षेत्र। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर यहाँ पर आइए, आपका ये है आपका मालवा का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया पठारी क्षेत्र। और यहाँ की फिर अवस्थिति बात कर लेंगे तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो है तो साधारण काली मिट्टी देखने मिलेगी। प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो प्रमुख फसल यहाँ पर कपास और ज्वार है, जबकि वर्षा की मात्रा यहाँ पर भी लगभग आपको 75 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होगी। इसके बाद जो जिले हैं, तो ये जिलों के नाम आपको याद होंगे तो आप बता सकते हैं कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विशेष दिक्कत होने वाली है इन कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे वर्तमान की, अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं जो आगामी है, तो वो 300 नंबर पे 300 शब्दों में पूछा जाएगा आपसे। तब आपको ये डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको हर प्रदेशों के बारे में इन्हीं बिंदुओं के आधार पर चर्चा भी करनी है। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मुश्किल प्रतीत होता है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब ये चीजों को आप गिनेंगे आप प्रदेश वाइज, तो ये 12 होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेड साइन लगाया हुआ है, एक ये लगा है, एक यहाँ पे लगा है। यहाँ पर मैंने इसको भी 3 नंबर दिया है, इसको भी 3 नंबर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों में जो है इनको हम शामिल करते हैं कैमूर व सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। तो जो विशेषताएं यहाँ पे मिलेंगी वो विशेषताएं आपको यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा फसल जो है धान गेहूं यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो लगभग चीजें यहाँ पर आपको सेम मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो ये कृषि जलवायु क्षेत्र है, आपको बस इनके प्रदेशों के नाम याद रखने हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको हर प्रदेश के बारे में चर्चा करनी है। तो लगभग ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपको देखना है स्पष्ट तरीके से, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो बड़े आसानी तरीके से आपसे ये मैप बन जाएगा। ठीक है, और डिस्क्राइब करने के लिए ये बिंदु मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको बात करनी है। ठीक है, मिट्टियों के बारे में आप मिट्टी का लेक्चर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहां पर है। वर्षा समझना है तो वर्षा के लेक्चर पे आप चले जाए, वहां पे आप मध्य प्रदेश में वर्षा जो क्षेत्र है उनके बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात कर लूं तो आपको मिट्टी के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि ये संपूर्ण जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर पता है लाल पीली मिट्टी मिलती है। ये जो संपूर्ण पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बता आपको कि हमने 3 भागों में बांटा था, ये साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र है ये आपका है ये जो मालवा का पठार मतलब काली मिट्टी का क्षेत्र तो पूरा ये था। ठीक है, और इसी को हमने 3 भागों में बांटा था। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी मिलती है आपकी, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जहां वर्षा सर्वाधिक है वहां पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर आपकी यहाँ पर लेटराइट मिट्टी है जहां सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, और ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो हालांकि अब देखिए जो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र यहीं पर आपकी ये जो छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, ये दोनों आ गए। दोनों में प्रदेशों में मिट्टी आपकी लाल पीली होगी।
हमने यहाँ पर काली मिट्टी के क्षेत्र पढ़ा था, तो मालवा का पठारी क्षेत्र, झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र, निमाड़ का मैदानी क्षेत्र, सतपुड़ा का पठारी क्षेत्र, नर्मदा का क्षेत्र, यहाँ पर सारे क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी। फिर काली मिट्टियों को भी विभाजित किया था, तो जहां पर जिस प्रकार की मिट्टी है, चाहे तो साधारण काली मिट्टी ऊपर होगी, छिछली काली मिट्टी नीचे मिलेगी, तो इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब कर देना है। वर्षा की मात्रा की मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये जो क्षेत्र था, यहाँ पे ये संपूर्ण न्यून वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ पर संपूर्ण पश्चिमी भाग में आपको 70 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा मिलती है। आपको पूर्वी क्षेत्र में आपको जो है तो 150 सेंटीमीटर, तो मध्य क्षेत्र में जो है तो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि हर चीज एक्यूरेट ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर चीजों को आपने समझ रखा है तो आप अपने हिसाब से वहां पर पुट अप कर सकते हैं कि लगभग वर्षा की मात्रा इतनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर आपका ये भी चैप्टर पूर्ण हो जाता है। तो अभी हमने फिलहाल इस लेक्चर में हमने कृषि फसल क्षेत्रों के बारे में किया और ये कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में किया। तो इस लेक्चर में हमने, चूंकि ये मेंस का टॉपिक था, इसलिए यहाँ पर हम इसको अलग करते हैं। अब इसके बाद जो शेष बचे बिंदु हैं हमारे, जैसे कि प्रमुख संस्थाएं जो हो गई कृषि से संबंधित और जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको हम एक सेपरेट अलग लेक्चर में करते हैं। तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।